Okay class, today's our topic is endosperm. As we all know that we all discuss about fertilization and pre-fertilization process in reproduction. Now we are going to पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो हमने जैसा देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है, जनन का जो प्रोसेस होता है, उसमें 3 मेन हमारी इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन में 2 फेजेस की बात की थी. वन इज़ गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण, और सेकेंड वन इज़ पोलिनेशन, परागण. और जो सेकंड हमारी जो इवेंट आया था फर्टिलाइजेशन, उसमें हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की बात की थी. जो 2 मेल गैमेट्स एंटर करते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक में, तो मेल गैमेट का कैसे फ्यूज़न होता है उसको हमने डिस्कस किया था. अब उनके बाद से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिला, एक तो एंडोस्पर्म और एक हमारा जायगोट. तो इन्हीं का आगे डेवलपमेंट हमें देखना है, उसी को हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम पहला जो बात आज करेंगे वो है एंडोस्पर्म की. देखो एंडोस्पर्म, अगर एज वी ऑल नो दैट इट इज़ ए एंड प्रोडक्ट व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस. जो सेंट्रल में जो सेल थी उसके अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, उसके साथ जो फ्यूजन हुआ था, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया था जिसे अपने प्राइमरी एम्ब्रियो एंडोस्पर्म सेल बोला था. तो इसी से हमारा क्या बनेगा, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष. हिंदी में थोड़ा इसका नाम ध्यान में रखना, इसे भ्रूणपोष कहते हैं, और इन इंग्लिश एंडोस्पर्म. कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो सकता है, एम्ब्रियो सैक में. तो एम्ब्रियो सैक तो हमने देखा था फर्टिलाइजेशन से पहले वाला प्रोसेस अपन बात कर सकते हैं. तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक को हिंदी में क्या बोलेंगे, भ्रूणकोष. तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. एंडोस्पर्म जो हमारी वो 3n वाली सेल वाली कंडीशन है, और एम्ब्रियो सैक हमारी n कंडीशन वाली सेल है. इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखना. और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम वाला प्रोडक्ट है. तो एंडोस्पर्म क्या है उसी को हम लेकर बात करने वाले हैं. तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि जो हमारा एंजियोस्पर्म के अंदर, जो प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनता है, वो ट्रिप्लोइड कंडीशन में होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोइड, इट्स मीन 3n कंडीशन. व्हेन इन ए सेल 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड ट्राइप्लोइड कंडीशन. तो 3n क्यों हुआ, क्योंकि 1 मेल गैमेट n कंडीशन में था और 2 पोलोन्यूक्लियाई जो nn+n थे, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया. तो इनका फ्यूजन होने से जो हमारे पास 3n कंडीशन वाली सेल बनी थी, उसी को हमने क्या नाम दिया है, एंडोस्पर्म. दैट्स वाई इट इज़ 3n कंडीशन. बट यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट ध्यान में रखना कि जिम्नोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म से पहले बनने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लोइड होता है. इसका क्या रीज़न है, उसके अंदर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है. दैट्स वाई वहाँ पर जो कंडीशन आती है वो अगुणित अवस्था की होती है, मतलब जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, n कंडीशन में होंगे. बस ये छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्शन केस है. अब अपन बात करते हैं कि एंडोस्पर्म को हमें क्यों पढ़ना है. तो एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन आपको अपने माइंड में रखना है. एक्चुअल में ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है. जो हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, भ्रूण के निर्माण को पढ़ेंगे, जाइगोट जो हमने बनाया था ना, एन मेल गैमेट्स और एग सेल आपस में फ्यूज कर जो जाइगोट बना रहे थे, वही आगे चलकर हमारा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा. तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, एंडोस्पर्म. इस बात को ध्यान में रखेंगे. फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि हम जिस हमने ये देखा था कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये ध्यान में रखना कि जो एम्ब्रियो सैक होता है हमारा किस नेचर का होता है, मोनोस्पोरिक नेचर का होता है. मतलब एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं और वो उसी के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है. तो एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा एंडोस्पर्म बनता है, और किस टाइप का होता है, पॉलीगोनम टाइप का होता है. ये बात ध्यान में रखेंगे. अब अपन बात करते हैं कि, और ये भी ध्यान में रखना कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन का होता है, और इसी के अंदर ये 7 सेल न्यूक्लियोटाइड जो कंडीशन है वो तो किसकी है, एम्ब्रियो सैक की. ओके, भ्रूणकोष की. और उसके अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म बनेगा जो 3n कंडीशन का, उसी को हम डिस्कस करेंगे. अब एंडोस्पर्म के भी टाइप्स होते हैं. इनके डेवलपमेंट के बेस पर, इनके विकास के आधार पर हमने एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष को 3 टाइप में डिवाइड किया है. पहले आप नाम सुन लीजिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब हमारा केंद्रीय भ्रूणपोष. दूसरा आ जाएगा सेलुलर मतलब कोशिकीय, और तीसरा आ जाएगा हेलोबियल. हेलोबियल का हिंदी में नाम यही है. तो आप लोगों को पहले इसके 3 नाम ध्यान में रखने हैं कि डेवलपमेंट के बेस पर हम एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स को पढ़ते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल. अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है. तो ये 3 टाइप्स के हमारे एंडोस्पर्म हैं. वन बाय हम इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय. अब क्या डिफरेंस इन तीनों में, अगर ऐसा एंडोस्पर्म, देखो ये हमारा क्या है,
क्या है कि इसकी याद दिला रहा है ये हमारा, हम ये यही बात कर रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंडोस्पर्म हमारा है, उस एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो न्यूक्लियर टाइप का होता है तो उसके अंदर बार बार न्यूक्लियस डिवीज़न होता जाएगा। तो उसके अंदर बार बार कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से एक ही सेल के अंदर, ये 3n वाली कंडीशन है हमारी, इस एक ही सेल के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे आपको न्यूक्लियस बनते हुए नजर आएंगे। ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वैक्यूल रेक्टिका है, साइड में न्यूक्लियस बनते जाएंगे और साइड में इकट्ठे होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो बार बार डिवाइड हो रहे हैं, बार बार डिवीजन हो रहा है, मतलब बार बार कैरियोकाइनेसिस हो रही है, तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलती है। मल्टी न्यूक्लियर क्या मतलब हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन उसमें अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। उस कंडीशन में क्या होगा, सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, आफ्टर दैट वहाँ पर थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लेंगे हर न्यूक्लियस अपने चारों ओर, और एक सेल वॉल का, अपन कह सकते हैं सेल वॉल का निर्माण कर एक सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। वो सेल बन जाएगी, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, बट सबसे एंड में होगा। पहले तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएंगे, तभी इसका नाम क्या रखा है, न्यूक्लियर। जैसे अपन कोकोनट का जो मिल्क पीते हैं, मतलब जो हरा जो नारियल होता है उसका जो अपन पानी पीते हैं, वो उसके जो पानी पीते हैं ना, वो हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड एंडोस्पर्म मतलब वो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, और जो अपन उसकी वाइट गिरी खाते हैं ना, वो सेलुलर टाइप का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एंडोस्पर्म एज ए न्यूट्रिशन टाइप का होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है, बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन एंड में साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तो बाद में बहुत सारी सेल बन जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में पहला इस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, एंडोस्पर्म दिखेगा। तो न्यूक्लियर का नाम इसी वजह से रखा है। सेकेंड केस में क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक केंद्रक का विभाजन होकर दो केंद्रक बनते हैं, दो न्यूक्लियाई बनते हैं, उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। मतलब हर कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जैसा नॉर्मली हम एक सेल डिवीजन की प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हर डिवीजन के बाद एक सेल का फॉर्मेशन आपको दिखता जा रहा है। देखिए, एक सेल, दो सेल, ये अपने अपने अलग अलग वॉल बनाकर अलग अलग अपनी क्या हो सकी है, सेल बन चुकी है। तो धीरे धीरे यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जब कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाता है, ऐसी कंडीशन में बनने वाले एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, सेलुलर कहते हैं। जो हम गिरी खाते हैं, कैरन खाते हैं कोकोनट का, वो हमारा सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म ही होता है। तो एंड में कंडीशन ये आती है, बट स्टार्टिंग में हमें ध्यान में रखना है, हमें ये डायग्राम अपने माइंड में रखनी है कि इस वाले में तो बार बार न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा था, बट इस वाले में न्यूक्लियस डिवीजन कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी देखने को मिल रही थी। थर्ड वाला जो केस है, इंटरमीडिएट केस कहा जाता है। हेलोबियल टाइप का जो हमारा एंडोस्पर्म है, इसे अपन इंटरमीडिएट मानते हैं। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती। क्यों, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको सेलुलर जैसी दिखेगी, कुछ प्रॉपर्टी न्यूक्लियर जैसी दिखेगी। अब इसमें फर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहला न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जिससे हमें एक लार्ज सेल मिलती है और एक हमें स्मॉल साइज की सेल मिलती है। कैन यू सी। तो यहाँ पर हमारे जो चैलेजा की तरफ अपन कह सकते हैं, चैलेजा की तरफ जो हमारी सेल होती है वो हमारी छोटी होती है। चैलेजा का साइड मानना है आपको, और ये माइक्रोपाइल का। तो माइक्रोपाइल की तरफ सेल का साइज बड़ा होता है, चैलेजा की तरफ छोटा होता है, मतलब दो सेल्स बन जाती है। अब दो सेल बनने के बाद अब क्या होता है, ये अब इन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, बार बार इनके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो यहाँ पर बार बार न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद वो कंडीशन आ जाएगी, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये वाली मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद मेच्योरिटी आने के बाद बहुत सारे जब न्यूक्लियस बन जाएंगे, तब अपन कहेंगे साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। मतलब अपन कह सकते हैं थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर हर एक क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। अल्टीमेटली तीनों बनते तो एक जैसे ही एंड में, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो फ़र्क है, वो डिफरेंस है, वही हमें समझना है। न्यूक्लियर में बार बार कैरियोकाइनेसिस होती है, सेलुलर में साथ साथ चलता है, और हेलोबियल में पहले तो एक बार साथ हो जाता है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों, लेकिन बाद में सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाती है। उसके बाद में वही साइटोकाइनेसिस होने के बाद बहुत सारी सेल्स बन जाती है। तो एट दी एंड मैच्योरिटी के बाद ये एंडोस्पर्म दिखता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये फ़र्क, डेवलपमेंट का फ़र्क होने की वजह से इसके तीन टाइप्स हम पढ़ते हैं। मोस्टली
जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो इस नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? न्यूक्लियर टाइप वाले एंजियोस्पर्म वाले नेचर के होते हैं। और अपन बात कर सकते हैं हेलोबियल, इन दोनों का मिक्सर होता है। और ये हमारे मोनोकोट के अंदर हम कह सकते हैं। एंडोस्पर्म को हमें सिर्फ इस बात के लिए ध्यान में रखना है, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। स्टार्टिंग में सीड के जर्मिनेशन और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन देने का काम करने की वजह से हमें एंडोस्पर्म को अपने माइंड में रखना है। और ये 3N कंडीशन वाला होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। व्हाट इज एंडोस्पर्म? जो PEC है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से जो हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है और उसका डेवलपमेंट के बेस पर हमने 3 एंडोस्पर्म को डिस्कस किया है, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल। इस डायग्राम को अपने माइंड में रखें। तो ये हमारे एंडोस्पर्म वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब किसकी? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण का निर्माण। तो इससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं, किस पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए। तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो जो ये प्रोसेस किया गया फर्स्ट टाइम, वो हमारे कैप्सुला बर्सेरा पास्टोरिस प्लांट पर किया गया था। ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है जो डाइकोट प्लांट होता है। इस बात को ध्यान में रखना। इट्स मीन हम जिस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करेंगे वो डाइकोट होगा, मतलब डाइकोट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है उसी को हमें देखना है। मोनोकोट डाइकोट दोनों के अंदर हम देखेंगे, बट आपको बहुत अच्छे से किसका समझना है? डाइकोट का। हेंस्टिन साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम कैप्सुलाई, देखो कैप्सुलाई वर्ड इसलिए ध्यान में रखना है, बहुत सारे जितने भी डिस्कवरी की गई है इसी प्लांट पर की गई है। क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है और ये बात ध्यान में रखेंगे। तो हमें ये एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फेजेस आती हैं पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, मैच्योर एम्ब्रियो तक बनाने की के दौरान। तो उस फेजेस के नाम आपको ध्यान में रखने की। जाइगोट सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद क्वाड्रेंट कंडीशन आती है, मतलब 4 कोशिकीय अवस्था, ऑक्टेंट मतलब 8 कोशिकीय अवस्था, फिर ग्लोबुलर गोलाकार, हार्ट शेप हृदयाकार, और उसके बाद टॉर्पीडो मतलब थोड़ा सा कर्व्ड शेप में एम्ब्रियो बनता है जिससे अपन मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। ये सारी फेजेस हम पढ़ेंगे डाइकोट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो। तो देखो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइड हो जाती है। मतलब ओव्यूल को अपन फिर सीड बोलने लग जाते हैं और जो हमारा ओवरी होता है उसे फ्रूट बोलने लग जाते हैं। तो उस ओव्यूल के अंदर, जिसे मैं बाद में अपन सीड बोलेंगे, उस ओव्यूल के अंदर ही तो हम सारा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर ही तो हमने एंडोस्पर्म जाइगोट बनाया। और जाइगोट के डेवलपमेंट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो अल्टीमेट हम क्या कहते हैं? सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। उस जाइगोट से एम्ब्रियो तक के फेजेस के दौरान ये डिफरेंट टाइप की हमारी शेप बनती हैं, उनके सीक्वेंस को आपको अपने माइंड में रखना है। प्रो एम्ब्रियो में डायग्राम से अपन देखेंगे भी। प्रो एम्ब्रियो, क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट, ग्लोबुलर, हार्ट और टॉर्पेडो ये मैच्योर एम्ब्रियो। और इस क्रूसीफेरी फैमिली से होने की वजह से अपन क्रूसीफेरी ऑनकार्ड टाइप का इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कहते हैं इसको। तो ये बहुत कॉमन टाइप का होता है डाइकोट प्लांट के अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को समझने से पहले मे बी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसी सीड देखी होंगी जिस पर अपन कह सकते हैं 2 कोटिलीडन होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं। चाहे मैं मटर की दाने की बात करूं, पी सीड की बात करूं, आप सबने देखा होगा। तो जब एक सीड कवर्ड होता है, चने की बात करें अपन मान लो कि, तो हमने देखा होगा कि वो 2 कवर्ड होता है, जैसे उसके 2 पार्ट कर देते हैं, उन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन, बीजपत्र। देखो ये सारी चीज़ें बनेंगी। अभी मैं पहले आपको इसलिए पहले दिखा रही हूँ कि हमारा जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको तो वैसे बेसिक हैं, याद भी हैं, ध्यान भी है कि भाई जो हमारा ओव्यूल है ना, इसको तो पहले बहुत बेसिक तरह समझो। जो हमारा ओव्यूल है ना, उसी के अंदर हम पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और यही ओव्यूल आगे चलकर क्या हो जाएगा? सीड। और ये इसके अंदर जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो। ओके। अब ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था जहां पर इंटेगमेंट नहीं बनते हैं ना, वहां पर क्या पोर बन जाता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये माइक्रोपाइल छोटा, अपन कभी भी किसी भी डाइकोट सीड को अगर आप देखोगे ना तो छोटे छोटे आपको पोर नजर आएंगे। तो वो जो छोटे छोटे पोर नजर आते हैं ना, वो हमारे माइक्रोपाइल होते हैं जो सप्लाई एयर, वाटर, गैसेस सप्लाई के लिए हेल्प करता है ताकि सीड का जर्मिनेशन हो सके। हाइलम याद हो आप लोगों को? वो अपन वो पॉइंट है जहाँ से फ्यूनिकल निकलता है और हमारी कहाँ से अटैच होता है? ओवरी से, ताकि ओव्यूल को अटैच करने का काम करता है ओवरी से। तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो ओव्यूल के जो कवर होते हैं किस पे कवर हो जाते हैं? सीड कोट के अंदर। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है, जब हम डाइकोट सीड की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं उसके बिल्कुल एक्सेस, जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उस एक्सेस
एक्सेस को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक एक्सेस। उसके ऊपर जो आउटग्रोथ निकलती है उसे पेल्मुल या प्रांकुर बोलते हैं, नीचे वाली को रेडिकल बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। अब जिस एरिया से पेल्मुल निकलता है उस एरिया को अपन क्या नाम देते हैं, एपिकोटाइल, मतलब ऊपर वाले पार्ट को। और इस वाले पार्ट को जहाँ जिसके नीचे रेडिकल निकलेगा, इस पार्ट को अपन हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार कहते हैं, बीज पत्रोपरि, बीज पत्राधार। तो ये एक सीड की, डाइकोट सीड की कुछ अपन को माइंड में ये चीज ध्यान में रखनी है। अब अपने सीखते हैं ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे। तो प्लीज इसे बेसिक सा आपको ध्यान में रखना है कि ओव्यूल, सीड, एम्ब्रियो, माइक्रोपाइल, सीड को, रेडिकल, बल्मूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोटिलिडन, ये एम्ब्रियोनिक एक्सेस, इन सब वर्ड से आप विजुअल होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करेगा। तो पहले अपने माइंड में किसी भी किसी भी आप डाइकोट सीड को देख कर लो भाई, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्या वर्ड आपके सामने बोल रही हूँ, कैसे होता है। अब सब सीड को अपन जर्मिनेट करते हैं ना, तो किस तरह ऊपर की तरफ शूट बनता है, नीचे की तरफ रूट बनती है। तो वो रेडिकल वाला पार्ट आया कैसे, उसे बनाने वाली सेल्स कौन सी थी, कोटिलिडन को बनाने वाली सेल कौन सी थी, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल को बनाने वाली सेल्स कौन सी थी। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान हम इन चीजों को देखेंगे।